हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम फिजिक्स के चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स के लिए। चैप्टर 6 में मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टडी कर लिया था। उसमें एक पॉइंट फ्रिक्शन यानी कि घर्षण छूट गया था, तो इस लेक्चर में हम उसको स्टडी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आरआरसी ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, एनटीएडीयू, टेट, सीटेट या अन्य कोई एग्जाम जिसमें भी साइंस पूछा जाता है, उन सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक्स जो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का डिफिनीशन देखेंगे हम, उसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स का डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, और लुब्रिकेंट कौन कौन सा यूज करते हैं हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, फार्मूला देखेंगे और न्यूमेरिकल कंसेप्ट देखेंगे जो इससे संबंधित पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले डिफिनीशंस घर्षण का। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन। देखिए, किसी दो वस्तुओं के संपर्क तल के समानांतर एक बल कार्य करता है, ठीक है, जो उसके सापेक्ष गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। यानी कि घर्षण एक प्रकार का घर्षण बल होता है, जो दो हमारे संपर्क तल होते हैं, एक वस्तु दूसरे वस्तु से के एक कांटेक्ट होता है। इसके बाद वो वस्तु के जो सापेक्ष गति होती है उसका विरोध करता है, ऐसे बल को हम घर्षण बल कह देते हैं। ठीक है, दो सतहों के अनियमितता के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो अनियमितता यानी कि अनियमितता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। क्योंकि घर्षण बल जो उत्पन्न होता है दो इरेगुलरिटी जो होती है दो सरफेस का कांटेक्ट में, उन्हीं के कारण होती है। जैसे एक फिगर है, फिगर के माध्यम से हम समझ लेते हैं अनियमितता क्या है। जैसे हमारा एक वस्तु है, एक सरफेस पे रखी है, दो सरफेस से कांटेक्ट के टेंजेंशियल ही हमारा फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। अब जैसे ये हमारा एक वस्तु है, नीचे एक सरफेस तल है, ठीक है, जिसके कांटेक्ट में है ये वस्तु। अब इसको अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, यानी कि सूक्ष्मदर्शी लेवल पे देखें, तो दोनों सरफेस में जो है छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जिन्हें आप जो है कह सकते हैं। देखिए, ये फिगर में आपको दिखाया गया है, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, और जो सरफेस दोनों अटैच होता है उनमें एक इंटरलॉकिंग बन जाता है, जिस वजह से जब वस्तु मूव करती है, विरामावस्था में रहती है, उसमें एक फ्रिक्शन कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इरेगुलरिटी समझ रहे होंगे कि जो वस्तु है उसमें भी इरेगुलरिटी है, और जो सरफेस जिस सरफेस पे रखा है उसमें भी इरेगुलरिटी है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने से पता चलता है। तो इन्हीं के कारण जो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे हम अगर देखें, घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सब। घर्षण बल जब भी कार्य करेगा, जिधर फोर्स हमारा जिधर वस्तु मूव करेगी उसके डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा वो। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सतहों के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, किस टाइप की हमारा सतह है जिस पे हमारी वस्तु रखी गई है, जो मूव करेगी जिस, तो उसका सरफेस कैसा है, रफ है, स्मूथ है, कैसा है, उसके प्रकृति पर निर्भर करता है घर्षण बल, ना कि उसके क्षेत्रफल पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घर्षण बल को स्नेह की सहायता से कम किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो जहाँ पे घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर अगर हम लुब्रिकेंट यानी कि स्नेह यूज करें तो उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे स्नेह के रूप में हम ग्रेफाइट हो गया, तेल, मोबिल, ग्रीस का प्रयोग करते हैं जनरली। ठीक है, ग्रेफाइट जो है हमारा ठोस में आ जाता है, तेल और मोबिल लिक्विड में, और ग्रीस जो है अर्ध ठोस में आता है। ठीक है, तो तीन टाइप के हम जो है लुब्रिकेंट यानी कि यूज करते हैं इसमें फ्रिक्शन को कम करने के लिए। अब घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, परंतु घर्षण जो है वो तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं जो घर्षण से डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब घर्षण बल के प्रकार देख लेते हैं। टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन में हम तीन टाइप इन्हें डिवाइड करते हैं, जैसे स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसी में हम लिमिटिंग यानी कि सीमांत घर्षण बल भी देखेंगे। ठीक है, गतिज या सर्पी, काइनेटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन,
तीन ये सारे एक ही नाम है, अगर आपको कहीं अलग अलग देखने को मिले तो इन्हें समझ लेना कि वो काइनेटिक फ्रिक्शन ही है। और थर्ड जो है लोटनिक घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन। तो इन तीन टाइप से हमें इन्हें जो है डिवाइड किए हैं। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, एस्थेटिक यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ एस से, स्मॉल एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु स्थिर अवस्था में होती है। ठीक है, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है उस कंडीशन में उस पर जो लगने वाला घर्षण बल होता है उसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और घर्षण बल जो है स्वसमायोजित यानी कि सेल्फ एडजस्टिंग होने वाला बल है। ठीक है, तो इसको अभी मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा। पहले पॉइंट देख लेते हैं। जब वस्तु विरामावस्था में रहती है तब तक यह बाह्य बल के साथ बढ़ता रहता है। यानी कि अगर हम एस्थेटिक यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो ये जो फोर्स है, ये जो बल लग रहा है, एस्थेटिक घर्षण बल जो कार्य कर रहा है, ये वेरिएबल होता है यानी कि बदलता रहता है। सपोज आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई ये बॉडी है, ठीक है, पिंड किसी सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इस पर आप जो है तो 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। ठीक है, 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ये वस्तु मूव नहीं करती यानी कि स्थिर अवस्था में है। तो इस कंडीशन में एस्थेटिक घर्षण बल इस पर कार्य कर रहा है। आपने बल बढ़ा दिया, 3 न्यूटन लगा दिया, तब भी ये मूव नहीं कर रही है। इस कंडीशन में भी एस्थेटिक घर्षण बल कार्य कर रहा है। अब 4 न्यूटन लगा दिए, तब भी ये वस्तु मूव नहीं की, यानी कि इस कंडीशन में भी एस्थेटिक घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो बल हम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन वस्तु जो है स्थिर है, और स्थिर कंडीशन में एस्थेटिक घर्षण बल कार्य करेगा। और उस कंडीशन में हम ये देख लेते हैं कि चूँकि फोर्स अलग अलग बढ़ता जा रहा है तो एस्थेटिक घर्षण बल की वैल्यू भी अलग अलग होगी। यानी कि इसीलिए हम कहते हैं एस्थेटिक घर्षण बल जो है वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू जो है बदलती रहती है। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा आपको। अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम आगे समझते हैं। जब वस्तु गति में आने वाली होती है तो अधिकतम एस्थेटिक घर्षण बल उत्पन्न होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब वस्तु मोशन में आने वाली रहती है, यानी कि हम कोई पिंड है उस पर 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन धीरे धीरे बल बढ़ाते जाते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा फोर्स होगा जो उस वस्तु को मूव करने लगेगा। मतलब अगर जैसे मान लो कोई वस्तु जो है 4 न्यूटन के आगे मूव होने लगेगी। ठीक है, तो हम 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन लगाएंगे तो नहीं मूव होगी। 4.1 जैसे 4 न्यूटन से हम आगे बढ़ेंगे वो वस्तु मूव होने लगेगी। तो यानी कि जब वस्तु मूव होने वाली हो उसके जस्ट पहले, जो वस्तु मूव होने वाली हो उसके जस्ट पहले अधिकतम एस्थेटिक घर्षण बल उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और उसी को हम कह देते हैं सीमांत घर्षण बल यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको एफ लिमिटिंग से लिखते हैं या एफ मैक्स। ठीक है, यानी कि हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो वह मतलब कि बल जिस पे कोई वस्तु मूव होने वाली रहती है उसे हम एस्थेटिक घर्षण बल, अधिकतम एस्थेटिक घर्षण बल वो होता है, उसी को सीमांत घर्षण बल या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। देखिए, एक फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कोई बॉडी है, एक सरफेस पे रखी हुई है, इसमें जो ऊर्ध्वाधर एक रिएक्शन कार्य करेगा वो है हमारा नॉर्मल फोर्स, जिसको हम स्मॉल कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और नीचे की तरफ इसका जो है भार कार्य करेगा W=mg। ठीक है, और हम फोर्स अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ है, जो इस तरह हम मूव कराना चाह रहे हैं, वस्तु को इधर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या कार्य करेगा, फ्रिक्शन कार्य करेगा, जो कि टेंजेंशियल होता है सरफेस और बॉडी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से इतनी चीज़ हम सीखने को मिला हमें। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा होता, अभी मैंने आपको ऊपर एक पॉइंट बताया था तो कि अभिलंब बल के जो फ्रिक्शन होता है वो अभिलंब बल के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे एस्थेटिक घर्षण बल का फार्मूला क्या होता है तो उसका कोई फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि जो भी कोई चीज़ वेरिएबल होती है उसका हम फार्मूले के रूप में डिनोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब अधिकतम एस्थेटिक घर्षण की बात करें यानी कि सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो उसका फार्मूला होता है यानी कि एफ एस मैक्स, जो एफ एस मैक्स है
एफ एस मैक्स वो अनुक्रमानुपाती है किसके, एन के, यानी कि जो हमारा अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल यानी कि सीमांत घर्षण बल जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो अभिलंब के अनुक्रमानुपाती होता है। जो अभिलंब बल होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो हमें ये फार्मूला प्राप्त होता है एफ एस मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, जहाँ म्यू एस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, ठीक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, जो कि एक्सपेरिमेंटली हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। और कैपिटल एन क्या है, हमारा नॉर्मल फोर्स है जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, ठीक है। और एन इक्वल टू एम जी होता है, नीचे फोर्स कार्य कर रहा है, इसका जो बॉडी है उसका मास है एम, एम उसका द्रव्यमान है, जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स कार्य कर रहा है, इसलिए एन इक्वल टू एम जी। और एफ इक्वल टू क्या होगा, एम ए फार्मूला आपको पहले बताया जा चुका है। तो इतने चीज़ आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं। गतिज या सर्पी घर्षण, काइनेटिक, स्लाइडिंग, डायनामिक फ्रिक्शन सभी एक ही हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे सापेक्ष गति वाले दो तलों के बीच घर्षण बल गतिक घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। कोई बॉडी, जैसे हम अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल की बात किए थे अभी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वस्तु जस्ट मूव करने वाली होती है, लेकिन जब वस्तु मूव कर जाती है उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही वस्तु मूव करती है तो सरफेस और उसके बीच में जो घर्षण बल कार्य करता है वो गतिक घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा सरफेस है और जो बॉडी मूव कर रही है गति की स्थिति में, उसके बीच जो घर्षण बल कार्य करेगा उसे हम गतिक घर्षण बल कह देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट मैं जो यहाँ पॉइंट नहीं लिखा हूँ आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो हमारा अगर घर्षण बल की बात करें तो हमारा जो स्थैतिक घर्षण बल होगा, ठीक है, स्थैतिक घर्षण के बाद अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है गतिक घर्षण बल, यानी कि अधिकतम गतिज घर्षण के बल के बाद जस्ट तुरंत हमारे क्या होता है, घर्षण बल की वैल्यू घटने लगती है। यानी कि अगर बात किया जाए स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल में कौन अधिक होता है, तो स्थैतिक घर्षण बल की वैल्यू अधिक होती है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। यानी कि अगर हम इसे लिखना चाहें एफ एस इज ग्रेटर देन एफ के, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना। यानी कि जो स्थैतिक घर्षण बल होगा वो अधिकतम होगा किससे, काइनेटिक घर्षण बल से। अब इस प्रकार से देखते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती है, सेम यहाँ से फार्मूला आ जाता है एफ की इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ठीक है। जो हमारा गतिज घर्षण बल है म्यू की इंटू एन के बराबर होगा। सिमिलर यहाँ भी हम देखते हैं फिगर में, ये हमारा नॉर्मल फोर्स है कैपिटल एन, अप्लाइड फोर्स इधर है और नीचे की तरफ जो कार्य कर रहा है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, और फ्रिक्शन इधर कार्य कर रहा है तो एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए, जहाँ पे एन हमारा अभिलंब बल है यानी कि नॉर्मल फोर्स, एम द्रव्यमान है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, कैपिटल एफ जो है आरोपित बल है जो इधर मूव करेगा ये, एम म्यू के क्या है, गतिज घर्षण गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और घर्षण गुणांक की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करती है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली अलग अलग मेटल के लिए, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग वैल्यू हम जो है ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं थर्ड टाइप, जो लोटनी घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है इसको देख लेते हैं। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु लुढ़क रही हो, यानी कि रोलिंग कर रही हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इस फिगर से तीनों घर्षण बल को समझ सकते हैं। जैसे जब हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा, जब हमारा कोई वस्तु मूव नहीं करेगी उस कंडीशन में। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कब होगा, जब वस्तु जो है स्लाइड कर रही हो या मूव कर रही हो उस समय यह फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। और तीसरा फ्रिक्शन है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जब फोर्स से कोई वस्तु जो है रोलिंग कर रही हो, ठीक है, यानी कि लुढ़क रही हो, उस कंडीशन में इस पर रोलिंग फ्रिक्शन कार्य करेगा, ठीक है। तो ये तीनों टाइप हैं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं एक घर्षण कोण होता है। अब यहाँ पे हम जाते जाते आपको तीनों का एक पॉइंट और बता देते हैं। देखिए अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, ठीक है, फ्रिक्शन की बात करें एफ, ये आप नोट डाउन कर लेना। फ्रिक्शन की बात करें एफ एस, ये एफ एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये इज ग्रेटर देन होगा किससे,
ये जो है सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि वस्तु विरामावस्था में तभी रहती है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और मैंने आपको ऊपर बताया कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है FR यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये बड़ी, इसकी वैल्यू अधिक होती है। इसके बाद क्या होता है, सॉरी फिर से मैं बताता हूँ आपको, नोट डाउन करिए, मैं लिखता हूँ FS, ठीक है, इज ग्रेटर देन FK, ठीक है, इज ग्रेटर देन FR। यानी कि अगर आप देखें कि स्टैटिक फ्रिक्शन अधिक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है अधिक किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से, यार R फॉर रोलिंग, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। ठीक है, तीनों टाइप में रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, इसीलिए किसी वस्तु को आप लुढ़का के अगर लेके जाते हैं, रोलिंग करके लेके जाते हैं, तो बहुत आसानी से ले जा पाते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्शन जो है उसमें लगने वाला फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है, जो कि सबसे कम होता है। ठीक है, किसी वस्तु को आप धक्का देके सरका के लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फ्रिक्शन अधिक होगा। उसी को आप रोलिंग करके ले जा रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा, इसलिए वो आसानी से मूव करेगी। तो यहाँ से ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम घर्षण कोण यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जैसे अभिलंब प्रतिक्रिया N और जो घर्षण बल लगता है उसका जो परिणामी होता है कैपिटल R, तथा अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल N के बीच बने कोण को घर्षण कोण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे ये फ्रिक्शन इधर लग रहा है किसी भी पिंड पे, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कार्य कर रहा है, तो इस रिजल्टेंट और जो नॉर्मल फोर्स है इनके बीच एक एंगल है, ये एंगल को हम मान लेते हैं गामा है, ये एंगल ही हमारा कहलाता है घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसी प्रकार से हम विराम कोण देख लेते हैं, फिर इनके हम फार्मूले के बारे में देखेंगे। विराम कोण जिसे हम विश्राम कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो नतल पर स्थित किसी पिंड की सीमांत संतुलन की अवस्था में नतल की क्षैतिज से झुकाव विराम कोण कहलाता है। यानी कोई वस्तु अगर इंक्लाइंड सरफेस पे यानी नतल पे रखी हुई है, और मतलब कि उसे धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं, धीरे एंगल हम बढ़ाते जाते हैं, तो ऐसा कोण जिसपे वह वस्तु जस्ट मूव होने वाली हो, जस्ट अबाउट टू मूव, यानी कि मतलब कि वो मूव होने वाली, यानी कि वो गति अवस्था में आने वाली ही हो, तो उस एंगल को हम कह देंगे एंगल ऑफ रिपोज, विश्राम कोण। ध्यान रखना वस्तु मूव नहीं करेगी, यानी कि थोड़ा सा अगर हम वैल्यू और बढ़ा दें एंगल की तो वो वस्तु मूव करने लगेगी, तो वही एंगल है जो हमारा मूव होने से जस्ट पहले का एंगल जो कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला देख लेते हैं। जैसे ये फिगर आप समझ लीजिए, ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा है, इधर फ्रिक्शन है, इन दोनों का रिजल्टेंट कैपिटल एफ यहाँ पे कार्य कर रहा है, और जो परिणामी बल है और अभिलंब बल है एन, दोनों के बीच का कोण जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, लेमडा मान लिए हैं। ठीक है, तो tan लेमडा इजकल टू क्या होगा, स्मॉल f बाई एन। यहाँ से अगर हम इसको मिला दें, देखिए अगर यहाँ से हम इसको मिला देते हैं तो हमारा ये वैल्यू ये भी स्मॉल f होगी, और हमारा tan थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो उस कंडीशन में f वैल्यू यहाँ पे होगा तो f बाई एन हो जाएगा, tan लेमडा इजकल टू f बाई एन। इसको आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए ऐसा कंडीशन है, ये हमारा लेमडा है, ये स्मॉल f हो जाएगा, इसको हम ऊपर कर लेंगे, ये कैपिटल एन है और ये r है, तो यहाँ से अगर हम tan लेमडा देखें तो लंब हो जाएगा f और आधार क्या हो जाएगा n, तो ये हमारा आ गया। तो हम f को क्या म्यू इंटू एन लिखते हैं, म्यू एस इंटू एन, एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan लेमडा इजकल टू म्यू एस हो जाएगा, यानी कि लेमडा इजकल टू tan इनवर्स म्यू एस। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख लेते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज का हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन में देखिए, ये किसी आनत तल पे या इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ एक बॉडी है, जिसपे अभिलंब बल एक एन काम कर रहा है और फ्रिक्शन स्मॉल एफ, और इसका जो कोई अल्फ़ा एंगल पे जो है सरफेस से अल्फ़ा एंगल पर है वो तल, तो हमारा इसका एंगल क्या हो, नीचे की तरफ एम जी कार्य करेगा। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ यहाँ से एम जी कार्य करेगा, और ए एंगल, इनके एंगल का बीच भी अल्फ़ा हो जाएगा, तो हम दो घटक में इसको डिवाइड करेंगे,
एक mg cos थीटा आएगा, एक mg sin थीटा आएगा। फार्मूले को हम लास्ट में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, तो आप घबराएं ना बिल्कुल। यहाँ पे सिंपली आप जो है एंगल ऑफ रिपोज को समझने का प्रयास करें। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अभी वस्तु मूव नहीं हो रही, इसलिए इसमें जो उत्पन्न फ्रिक्शन होगा mg sin अल्फा जो है इस वस्तु को नीचे की तरफ ले जाने के लिए एक बल कार्य करेगा, और इसके अपोजिट कार्य करेगा फ्रिक्शन। तो दोनों अभी वस्तु मूव नहीं हो रही, इसलिए दोनों बल बराबर होंगे, यानी कि mg sin अल्फा इजकल टू स्मॉल f, और स्मॉल f की वैल्यू क्या होती है म्यू एस इंटू एन। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हम mg sin अल्फा म्यू एस और n की वैल्यू जो हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, n की वैल्यू mg cos अल्फा के, तो n की वैल्यू mg cos अल्फा रख देंगे। तो इसके बाद देखेंगे दोनों तरफ से mg कट जाएगा, और cos थीटा को sin थीटा के साइड ले जाएंगे तो tan अल्फा इजकल टू म्यू एस आ जाएगा, और इसमें हम देखते हैं अल्फा इजकल टू tan इनवर्स म्यू एस। यानी कि इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों की वैल्यू बराबर आती है। ठीक है, तो इस हैंस प्रूफ दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे आप अच्छे से देखिए कोई आना तल पे हमारी वस्तु रखी हुई है जिसपे अभिलंब बल यानी कि नॉर्मल फोर्स इस कैपिटल एन काम कर रहा है, और जो हमारा फ्रिक्शन है स्मॉल एफ, ठीक है, और थीटा एंगल पे है। तो सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे ऊपर, यहाँ पे जब हम यहाँ से इसका जो वस्तु का जो है द्रव्यमान नीचे की तरफ बाहर कार्य करेगा जो कि mg रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आप ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी थीटा हो जाएगा। तो दो घटक के रूप में हमारा mg जो नीचे की तरफ बाहर इसका कार्य कर रहा है दो घटक की तरह डिवाइड हो जाएगा, mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg sin थीटा जो है रिस्पॉन्सिबल होगा इसको नीचे की तरफ मूव कराने के लिए। इनकेस आप सीमांत की स्थिति में, ठीक है, सीमांत घर्षण बल की स्थिति में, सीमांत बल की स्थिति में वस्तु मूव नहीं करेगी, उस कंडीशन में हम देख लेते हैं क्या होगा, f की वैल्यू mg sin थीटा होगा। यानी कि जस्ट वस्तु मूव होने वाली हो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सीमांत अवस्था या लिमिटिंग फोर्स जो भी कह ले। तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्मॉल f mg sin थीटा के बराबर होगा, कैपिटल N mg cos थीटा के बराबर होगा, और f इजकल टू म्यू इंटू एन होता है, आपको पहले बताया जा चुका, और f इजकल टू ma होता है, पिछले चैप्टर में डिस्कस हो चुका है। और जो म्यू होगा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण गुणांक जो होगा उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो घर्षण के हम लगभग सारे पॉइंट को कवर कर लिए जो हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, या कोई डीप में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी हम कवर कर लेंगे। जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है हम बिल्कुल सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, इसमें बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो हम बिल्कुल एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे उसके लिए। तो इसमें एक पॉइंट छूटता है, ग्राफ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है चूँकि कंपैरेटिव एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे ग्राफ खींचते हैं, हम फोर्स बढ़ाते जाते हैं, स्टैटिक कंडीशन ये है हमारा। ठीक है, फोर्स अप्लाइड फोर्स अगर हम इधर मान लेते हैं, इधर है, फ्रिक्शन इधर ले लेते हैं, तो फोर्स हम बढ़ाते जाते हैं, वस्तु विरामावस्था में रहती है, 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन, धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते हैं, फिर भी विरामावस्था में रहती है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन आती है कि जस्ट वस्तु मूव होने वाली होती है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, फ्रिक्शन अधिकतम होता है, इस तरह से यहाँ से आगे बढ़ेगा, ऐसा फ्रिक्शन अधिकतम हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, वस्तु मूव करने लगेगी तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन यहाँ से गया, यहाँ पे नीचे गिर गया, कम हो गया। यहाँ इस कंडीशन में वस्तु मूव करने लगी है। ठीक है, तो वस्तु मूव करने लगी है। अब आगे क्या होगा, जो गतिज घर्षण बल होता है, ठीक है, गतिज घर्षण बल होता है, यानी कि एफ के, मैंने आपको पॉइंट नहीं लिखवाया, ये पॉइंट लिख लेना। जो गतिज घर्षण बल होता है उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है। यहाँ के बाद जो है ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा एफ के कार्य कर रहा है, ये कांस्टेंट हो गया, और हमारा यहाँ पे एफ एस कार्य कर रहा है। ठीक है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस वाले पॉइंट पे जो हमारा है, ये वाला पॉइंट अधिकतम ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पे कार्य कर रहा है एफ एस मैक्स। ठीक है, एफ एस मैक्स यानी कि अधिकतम, इस पॉइंट पे अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो इस ग्राफ से थोड़ा बहुत आपको और नॉलेज मिला होगा। ठीक है,
तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। हम इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, जिसमें हम कम से कम 10-15 न्यूमेरिकल इसके डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपसे मिलते हैं, फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में। तब तक के लिए अच्छे से नोट्स बनाइए, स्टडी करिए, रिवीजन करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।